बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 11 जुलाई, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा कल 12 जुलाई के लिए, मंडे के लिए। और आज आपके साथ इस पर व्यूअर चॉइस कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, जो व्यूवर्स ने मुझे मैसेजेस में लिखे हैं कि इनको डिस्कस किया जाए, कमेंट में लिखे हैं, तो उनको डिस्कस करूंगा। आप लोगों की चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है। जस्ट एनालिसिस करूंगा, अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो फरमाइश है, वो पूरी कर सकूँ। तो जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है लास्ट फ्राइडे को 47,563 के पास की है। जो मार्केट के अंदर पॉइंट्स डिक्लाइन हुए हैं 489.72 पॉइंट डिक्लाइन हुए हैं, जो कि बनता है 1.02%। मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब 124.66 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। मार्केट ने जनाब जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 48,045 के पास से दी थी, और मार्केट के अंदर वहीं पर जो है एक शार्प डिक्लाइन देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट ने जो अपना लो बनाया वो 47,544 का बनाया। और इन लास्ट मार्केट ने क्लोजिंग भी उसी के पास की है, 47,563 के पास। अगर हम वॉल्यूम की वीकली वाइज बात की जाए, 5 डेज़ का जो वॉल्यूम बनता है जनाब, उससे काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहा है लास्ट फ्राइडे का। डेली हिसाब से काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहा है। अगर कंपनीज़ की बात करें तो जनाब जो अप कंपनीज़ रही वो 22 रहीं, और जो डाउन रही वो 72 रहीं, जो अनचेंज रही वो 6 कंपनीज़ रहीं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, डिक्लाइनर्स की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो आ रहा है वो आ रहा है डिक्लाइनर के अंदर TRG, जिसने -59.63 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं इंडेक्स में से। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पर लकी सीमेंट का, जिसने -54.47 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है हुप पावर का, जिसने -31.40 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पैकेट का, जिसने -22.20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी फूड का, जिसने -17.65 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब एंग्रो, सीस, OGTC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जो एडवांसर रहे हैं जनाब, नंबर 1 पे रहा है PSS, जिसने तकरीबन 18.24 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे HPL है, जिसने 6.91 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद कैपको, जिसने 5.80 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नेस्ले पाकिस्तान, फिर उसके बाद FCPL, फिर GLICL, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जनाब ये थी मार्केट की समरी, और मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है लास्ट फ्राइडे को डल परफॉर्मेंस रही है, नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। थ्रू आउट द डे जो है मार्केट पूरा दिन जो है तकरीबन नेगेटिव रही है। तो जनाब वॉल्यूम लीडर्स को देख लेते हैं कि वॉल्यूम लीडर कौन कौन थे जनाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जो आ रहा है वॉल्यूम लीडर में वो PASL आ रहा है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है सेकंड नंबर पे जनाब वो TPL आ रहा है वो पेस आ रहा है। और डिक्लाइनर का नंबर आ रहा है WTL। उसके बाद नंबर आ रहा है बाइको का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TPL नंबर 1 टॉप के ऊपर जा रहा है 7.02% के साथ, अपर कैप के साथ, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद जनाब पेस है, पेस ने 7.88 पे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 4.10% के साथ जो है इसकी क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। उसके बाद WTL है, जिसने 3.85 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 1.79% जो है माइनस डिक्लाइन के ऊपर से अपनी क्लोजिंग दी है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बाइको का। बाइको की जनाब 10.92 के पास क्लोजिंग हुई है, और -1.09% के ऊपर क्लोजिंग है। उसके बाद नंबर लास्ट में जो आता है जनाब वो PASL है, जिसने तकरीबन 1.74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 19.18% क्लोज हुआ है। तो जनाब उसकी जो पोजीशन है वो डिफ़ॉल्टर के अंदर है PASL की। तो अब देखते हैं जनाब कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं, या कल क्या इवेंट्स हैं, उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, कल जो बोर्ड मीटिंग्स हैं 12 जुलाई को, उनका शेड्यूल एज़ पर ये है। नंबर 1 पे आ रहा है जनाब CRTM, जिसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो फैसलाबाद के अंदर है 10 AM के ऊपर। और इसका जो एजेंडा है जनाब फाइनेंशियल रिज़ल्ट।
फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर जो है ये इनका बोर्ड मीटिंग है, इसके ऊपर ये देखेंगे कल क्या करते हैं ये लोग। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब इमेज की बोर्ड मीटिंग कराची के अंदर है 11 AM के ऊपर, और इनका जो एजेंडा है अप्रूवल ऑफ बिजनेस प्लान एंड एंटाइटलमेंट देयर ऑफ। तो ये देखते हैं कल क्या होता है। उसके बाद नंबर है जनाब JCL का नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 12 PM के ऊपर कराची के अंदर इनकी मीटिंग है, और जो इनका मीटिंग का एजेंडा है जनाब वो है मैटर्स अदर्स दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उसके बाद जो नंबर आ रहा है जनाब वो आ रहा है AMBL का, जिसकी बोर्ड मीटिंग लाहौर के अंदर है 2 PM के ऊपर, और जो इसका एजेंडा है वो अमेजन मीटिंग टू रिव्यू दी बैंक परफॉर्मेंस। उसके बाद जो जनाब मीटिंग है वो PRL की है, पाकिस्तान रिफाइनरी की, वो है जनाब 2 PM के ऊपर कराची के ऊपर, और उसका जो एजेंडा है वो है बिज़नेस प्लान। ठीक है जनाब, तो कल के ये इवेंट्स हैं बोर्ड मीटिंग के हवाले से। अब देखते हैं कि FIPLIPI डेटा पर क्या हो रहा है। जनाब आपके सामने FIPLIPI डेटा मौजूद है 9 जुलाई फ्राइडे का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट बाइंग पोजीशन आ रही है 2.22 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है, अच्छी खासी बाइंग की हुई है। अगर फॉरेन इंडिविजुअल्स की बात की जाए सेक्टर वाइज, तो उनकी जो सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.45 मिलियंस की, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.47 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर नज़र आ रही है। और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.44% की नज़र आ रही है। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक्स के अंदर इनकी अच्छी खासी नज़र आ रही है बाइंग 0.14 मिलियंस के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है 0.42 मिलियंस की। और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.39 मिलियंस की सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है। अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जो है इस पर रूटीन बाइंग आ रही है 3.68 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.58 मिलियंस की फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो उन्होंने जनाब बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.41 मिलियंस की बैंक्स के अंदर। और उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है अच्छी खासी वो 0.52 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की हुई है 1.29 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और पावर सेक्टर के अंदर भी उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। तो कंपनीज़ ने जनाब नेट बाइंग की हुई है 2.10 मिलियंस की उनकी बाइंग नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो बाइंग की हुई है फूड सेक्टर के अंदर की हुई है 0.45 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। और उसके बाद जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब 0.44 मिलियंस की बैंक्स के अंदर बाइंग की हुई है। फिर जनाब आता है बैंकिंग कॉरपोरेट का। तो बैंक्स ने जनाब बाइंग की नहीं, बैंक की नेट सेलिंग आ रही है 0.37 मिलियंस की उन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है 1.18 मिलियंस की वो फूड सेक्टर के अंदर की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड की नेट सेलिंग आ रही है 3.81 मिलियंस की उन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है जनाब उन्होंने की हुई है 0.79 मिलियंस की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और उसके बाद जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो आ रही है 0.43 मिलियंस की फर्टिलाइज़र के अंदर। उसके बाद 0.48 मिलियंस की पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो जनाब उनकी भी नेट सेलिंग आ रही है 0.25 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। फिर ब्रोकर हजरात की भी नेट सेलिंग आ रही है 1.30 मिलियन की उन्होंने 1.35 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.26% की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर 0.28 मिलियन की। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस की नज़र नंबर आ रहा है। तो इंश्योरेंस ने जनाब नेट सेलिंग की हुई है 2.38 की उनकी सेलिंग नेट सेलिंग जो है वो शो हो रही है। जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो बैंक्स के अंदर की हुई है 1.22 मिलियंस की। और उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो 0.68 मिलियंस की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो जनाब ये हो गया FIPLIPI डेटा।
अब देखते हैं, अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जनाब, आपके सामने ओपन इंटरेस्ट मौजूद है टॉप 10 फ्यूचर मार्केट कंपनीज़ का जुलाई का, 9 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट हुआ है और डेली बेसिस के ऊपर -1.2% डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है अभी तक अनसर्टेन पोजीशन, कुछ नहीं कहा सकता कि कुछ कल क्या होगा, अनसर्टेन पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है वो टीआरजी का वीकली बेसिस के ऊपर हुआ है 4.6%, और टीआरजी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डेली बेसिस के ऊपर 1.4% डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है अगर हम टीआरजी की पोजीशन वीकली बेसिस पे चेक करें तो पोजीशन बेहतर है, क्योंकि 158 का लो बना के टीआरजी ने तकरीबन 166 के पास क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है प्राइस इंक्रीज़ हुई है वीकली बेसिस के ऊपर। तो टीआरजी की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर लॉन्ग को इंडिकेट कर रही है। और अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो डेली बेसिस के ऊपर अनसर्टेन पोजीशन है। जो डिक्लाइन नज़र आया है प्राइस के अंदर, उसको ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है टीआरजी के लिए। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए मेरी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसको प्लीज़ अच्छी तरीके से देख लीजिएगा ताकि ओपन इंटरेस्ट आपको समझ में आ जाए। तो जनाब, उसके बाद जो नंबर आ रहा है सेकंड नंबर पे, वो नंबर नज़र आ रहा है यूनिटी का ओपन इंटरेस्ट वीकली बेसिस के ऊपर भी डिक्रीज़ हो रहा है और इसकी जो डेली बेसिस के ऊपर भी डिक्रीज़ हो रहा है 3.8%। तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है, प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है यूनिटी वीकली बेसिस के ऊपर भी और डेली बेसिस के ऊपर भी अनसर्टेन है। ना पोजीशन लॉन्ग की शो हो रही है, ना पोजीशन शॉर्ट की शो हो रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब डबल जीएल को मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर उसका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है -4.8%, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर 4.1% जो है लास्ट फ्राइडे को इंक्रीज़ हुआ है। अब प्राइस डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने फ़ॉलो नहीं किया। उसके बाद नंबर आता है जनाब एनआरएल को देख लेते हैं। तो एनआरएल का जो ओपन इंटरेस्ट है जनाब, वो वीकली बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है 77.8% ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर एनआरएल की प्राइस हम डेली की जगह चेक करें ओपन इंटरेस्ट, तो 3.5% डिक्रीज़ हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट डेली बेसिस के ऊपर डिक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी डेली बेसिस के ऊपर डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है एनआरएल की पोजीशन अनसर्टेन है डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट को टैली करें प्राइस के साथ, तो आप देख सकते हैं कि एनआरएल ने जो अपना वीकली लो बनाया है, आई थिंक एनआरएल ने जो अपना लो बनाया है, यहाँ जहाँ तक मुझे याद आता है 448 का इसने अपना लो बनाया है और अपनी क्लोजिंग जो है जिसकी आई थिंक 457 के पास की है। प्राइस डिक्रीज़ हुई है, बिल्कुल डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है वीकली बेसिस के ऊपर एनआरएल के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन के ऊपर शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर अनसर्टेन पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, उसके बाद देख लेते हैं कि -4.8% पीएसओ का डिक्रीज़ हुआ है और डेली बेसिस के ऊपर भी डिक्रीज़ हुआ है। तो पीएसओ को मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है डेली बेसिस के ऊपर 1.2% डिक्रीज़ है और वीकली बेसिस के ऊपर 0.9% इंक्रीज़ है। ठीक है जनाब, ये था ओपन इंटरेस्ट 9 जुलाई का। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। जनाब, चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है और चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, आपके सामने मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है और बेयर को ही फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स की डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो भी स्लोली जो है ग्रेजुअली
वो भी निगेटिव होती जा रही है। वॉल्यूम के अंदर देखा जाए तो वॉल्यूम भी काफ़ी डिक्लाइन दिखा रहे हैं अपनी पोजीशन। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। जो वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीमेंट था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। तो RSI को चेक कर लेते हैं और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं ताकि वीकनेस और स्ट्रेंथ को हम ट्रेस कर सकें। तो आपके सामने RSI है, RSI के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। RSI जस्ट 50 है, नॉर्मल RSI है। और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो आपके सामने हैं जनाब, वो नेगेटिव हैं। तो चार्ट फॉर्मेशन को देखते हुए देखते हैं कि अब इंडेक्स के पास डेली चार्ट के ऊपर कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा व्यू हमारा और क्लियर और ब्राइट हो जाए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स के पास अब जो सपोर्ट नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है, इस लेवल के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने मैं सपोर्ट को जो है क्लियरली रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बन रही है 47,200 के पास। 47,200 के पास इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद इंडेक्स जा सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी जनाब इंडेक्स के पास नियरली, वो यहाँ बनती है 47,037। 47,037 फर्स्ट सपोर्ट 47,200 के आसपास है और जो सेकंड सपोर्ट है वो 47,037 के अराउंड है। तो ये दो लेवल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब देखते हैं कि इंडेक्स अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ऑनर देता है या ब्रेक करता है, ये तो वक्त बताएगा। तो इंडेक्स के पास ऊपर जाने के लिए जनाब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लेवल बनता है जनाब, यही लेवल जो कि इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, वो है 48,052। 48,052 की इंडेक्स के पास जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन किया और इससे ऊपर क्लोजिंग दी तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास जनाब बनती है रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनती है 48,456 के अराउंड। आप 500 लगा लें, 48,500 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेजर है वो 48,037 से लेके 100 के अराउंड मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को ये रेजिस्टेंस सस्टेन करनी चाहिए, यहाँ तक कि इससे ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो उसके बाद जो मामला को जो है इंडेक्स को मज़ीद ऊपर ले जाएगा। ठीक है जनाब, और नीचे आने के लिए इंडेक्स के पास यही रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हैं। अगर इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट्स, मेजर सपोर्ट्स है वो है 46,900। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर बेयर जो है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया मार्केट के ऊपर व्यू। अब आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक एज़ पर चॉइस ऑफ व्यूअर्स मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने नोट कर लिए हैं। उनमें से एक स्टॉक था जनाब HTL के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। शॉर्ट रिव्यू दूंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर बात करूँगा, कल के लिए बात कर रहा हूँ, तो कल के हिसाब से HTL के ऊपर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने HTL का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं HTL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 66.99 के पास की है और जिस पैटर्न के ऊपर से अपनी क्लोजिंग दी है जनाब वो बनता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर मैं चार्ट फॉर्मेशन के साथ इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप ख़ुद देखें चार्ट के हिसाब से इसके पास यहाँ सपोर्ट बनती है। ये इसका सपोर्ट लेवल है जनाब 65.93 के अराउंड। मतलब अभी जहाँ इसने क्लोजिंग दी है उसके 1 या 1 या 2 रुपीज़ के डिफरेंस से इसके पास जो है सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट रीजन है, स्लो स्टॉक है और इसके पास 65.93 की सपोर्ट है। अगर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद जनाब ये जा सकता है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर और उसका जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी डाउन ट्रेंड की जनाब वो यहाँ बनेगी 63-68 के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 59 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अपनी 65 की जो सपोर्ट है उसको ये ऑनर देगा और यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस मुझे काफ़ी दफ़ा लग रहे हैं, मल्टीपल टाइम यहाँ से जो इसने यहाँ से रिबाउंड हुआ है।
तो अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं जनाब 63.74 का 63.74 का अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं जनाब, इसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो ये रीजन बन रहा है। ये रीजन इसके पास फर्स्ट जो है सपोर्ट रीजन फर्स्ट रेजिस्टेंस रीजन बन रहा है, वो बन रहा है जनाब 68.83 के अराउंड। 68 से लेके 69 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो उसके बाद जो इसके बाद रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 71 के आसपास। डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट रिव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पूछा उन लोगों ने यही नहीं बताया मेरे को कि आपको व्यू लॉन्ग के लिए चाहिए या शॉर्ट के लिए चाहिए भाईजान। तो बहरहाल मेरा व्यू जो है ये कल के लिए है, डेली के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट खोला हुआ है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक HTL। और जनाब सेकंड स्टॉक था जनाब, वो था मेरे पास STPL। तो STPL का डेली चार्ट खोल लेता हूँ। जनाब आपके सामने मैंने सिद्दीक सनस्टेन प्लेट का जो है STPL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो डार्क क्लाउड कवर के ऊपर हुई है, और जिस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो 17.07 की प्राइस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि STPL के पास जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट बन रही है जनाब, वो बन रही है ये रीजन आप देख सकते हैं। इस रीजन के ऊपर इसने सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छी सपोर्ट लग रही है मेरे हिसाब से। इस करंट प्राइस के ऊपर यहाँ इसके अंदर बाइंग बनती है। अगर आपने बाइंग की हुई तो आपको अपनी पोजीशन यहाँ होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अपनी सपोर्ट के पास ही है, वो अपने सपोर्ट के पास है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर मुझे लगता है कि मज़ीद अगर इसके अंदर डिप आ सकती है तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकती है 16.86 के पास। ये इसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कि यहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट को अपने ऑनर दिया है और यहाँ से ये रीबाउंड हुआ है। तो ये इसके पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है, 16.78 तक की सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हैं फ्रेश तो 16.70 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि 16.78 की इसके पास सपोर्ट है। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 17.67 की इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट बनती है रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है 18.30 तक ये जा सकता है। और अभी अपनी सपोर्ट रीजन के अंदर है 17.07 से लेके 16.70 की इसके पास सपोर्ट रीजन है। और जो इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो 18 to 30 तक है। ठीक है जनाब, ये हो गया STPL। और थर्ड स्टॉक था जनाब DFML को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने दीवान फारूक मोटर्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसने 15.14 के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जनाब वो है बुलिश कैंडल, जस्ट लाइक स्मॉल हैमर है, लेकिन ये हैमर नहीं है, जस्ट लाइक स्मॉल हैमर लग रहा है क्योंकि लो शैडो इसका थोड़ा सा लॉन्ग है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो जनाब इसके वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.81 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस 2 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के हिसाब से। तो जनाब अब इसके पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है उसको थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपके सामने रख सकूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट को मैंने जूम आउट कर दिया है क्योंकि काफ़ी बैक पे जाके देखना पड़ रहा है, क्योंकि स्टॉक ने अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया है, तो हमें बैक पे जाके देखना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास ये रीजन है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, इस रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है फर्स्ट 15.73 के पास। 15.73 के पास इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है। और उसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है
16.63 के इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बन रही है, और जो इसके पास मेजर रेजिस्टेंस बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब वो यहाँ बन रही है 17.37। तो मेरे हिसाब से 16.65 से लेके 17.37 के अराउंड ये सेलिंग प्रेशर फेस कर सकता है। और अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो जनाब थोड़ा सा चार्ट को जूम करना पड़ेगा। तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बन रही है वो वहीं बन रही है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, इसके आसपास इसके पास सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 13.75 की इसके पास सपोर्ट लग रही है, वो अच्छी सपोर्ट लग रही है। इसके अलावा इसके पास जो सपोर्ट जनाब वो यहाँ पर है 14.12 और सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है 13.79। तो 14.12 से लेके 13.79 के अराउंड इसके पास सपोर्ट लेवल हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको होल्ड करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसका ट्रेंड रिवर्स और उसका मेजर ट्रेंड बुलिश हो चुका है। ठीक है जनाब, तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं करना चाहते हैं। तो जनाब अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था जनाब वो था FNEL। तो FNEL को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने FNEL का डेली चार्ट ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FNEL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 9.05 के ऊपर की है, और जिस पैटर्न के ऊपर ये क्लोज हुआ है जनाब उसको थोड़ा सा आप शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो 3 इंच साइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही है। हर लिहाज से जनाब देखा जाए कैंडल स्टिक के पैटर्न के हिसाब से देखूं, अगर मैं इसको 3 इंच साइड मानूं और अगर इसको स्प्रिंग टॉप के हिसाब से भी देखूं तो बुल को ही फेवर कर रहा है, अच्छे पैटर्न के अंदर है। क्लोजिंग मुझे जो डेली बेसिस के ऊपर अच्छी क्लोजिंग लग रही है, 9.05 की अच्छी क्लोजिंग है। लेकिन वॉल्यूम वाइज इसके अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम इसके काफ़ी श्रंक हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है और कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर RSI को चेक कर लेते हैं और इसकी MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब इसकी RSI वीक है, 42 लेवल काफ़ी वीक लेवल है RSI का। MACD को चेक कर लेते हैं तो आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस जो है फ्लैट पोजीशन है, इसका मतलब है कि रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। उसकी डाइवर्जेंसेस भी काफ़ी रेंज बाउंड लग रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ये ट्रेड करता हुआ लग रहा है मुझे। तो जनाब अगर इसके पास जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 9.40 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो 9.59 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। 9.59 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट दी है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब वो यहाँ बनती है 8.87 की इसके पास सपोर्ट है। अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे की तरफ जा सकता है और मज़ीद डाउनवर्ड भी दिखा सकता है। थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी पोजीशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड डाउन है और इसके पास जो सपोर्ट लेवल लग रहा है, अच्छा सपोर्ट लेवल, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो इसका बॉटम लग रहा है जनाब वो ये लग रहा है 8.80 के अराउंड। 8.80 के अराउंड इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है। अगर इसने इसको क्रॉस किया, इसको ब्रेक किया तो फिर ये नया लो बना सकता है, फिर पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये लेवल इसके पास अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अपना आप स्टॉप लॉस इसके अंदर सेट कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 8.78 का। अगर इसको ब्रेक करे तो फिर आपके इसके अंदर स्टे नहीं करना चाहिए, फिर रिस्की हो जाएगा। तो इसके पास जो सपोर्ट थी तो यही है 8.80 के अराउंड, और जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस है 9.40 की है
और उसके बाद जो उसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है वो 9.60 के अराउंड है। तो ये थी इसकी पोजीशन। बाकी इसकी ओवरऑल पोजीशन वीक है और डल पोजीशन है। मैं इसके अंदर फ्रेश बाइंग से आपको अवॉइड करने को कहूँगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो बात चेंज हो जाती है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इसके अंदर आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है जनाब, ये हमारे 4 स्टॉक हो गए जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अच्छा, एक स्टॉक और रहता है भाई का, जो भाई ने मुझे मैसेज किया हुआ था, वो था GGL। तो GGL को भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने GGL का जो है गनी गिलास होल्डिंग का जो है डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है 48.72 के पास हुई है, और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जिस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब, वो है स्पिनिंग टॉप के ऊपर इसकी जो क्लोजिंग हुई है जनाब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ये इसका हाई लेवल बनता है जनाब, ये इसका लो लेवल बनता है, और इसी के अराउंड ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है डेली चार्ट के ऊपर। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी RSI जो है 56 से अच्छी RSI है, एक नॉर्मल RSI है। और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं जनाब वो निगेटिव हैं, इसका मतलब है MACD वीक है। तो जनाब मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन है। अगर आपने बाइंग की हुई है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बाइंग हो रही है, अक्यूमुलेशन हो रही है। और अगर आप अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बेहतर है। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको एटलीस्ट इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 51 के ऊपर ही क्लोजिंग दे तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें, अदरवाइज़ इसके अंदर फ्रेश बाइंग से अवॉइड कीजिए। और इसके पास जो जनाब रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है 50.52, और इसके पास जो जनाब जो सपोर्ट लेवल है जनाब वो यही सपोर्ट लेवल है 48.29 इसके पास सपोर्ट लेवल बनता है जनाब। और जो इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है वो 50.52 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर चॉइस है कि आप बाइंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए जब तक 51 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे और इस रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर नहीं आता है, तब तक इसके अंदर फ्रेश बाय नहीं किया जाए। ठीक है जनाब, तो ये हो गए 5 स्टॉक्स जो आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो आपकी चॉइस थी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी तो उसके लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ। कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।